नमस्कार। विद्या भारती काशी प्रांत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं शुभम द्विवेदी, ज्वाला देवी इंटरमीडिएट कॉलेज सिविल लाइन से आप सभी के लिए एक मॉडल पेपर लेके आया हूं और इस भाव के साथ मैं लेके आया हूं, मेरी यह आकांक्षा है कि आपके तैयारी में यह मॉडल पेपर कुछ न कुछ अपनी मदद आपको प्रोवाइड करेगा। तो आज हम लोग इस मॉडल पेपर को देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है कि अब 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल अंश है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 1.8 ग्राम परसेंट इन 90 ग्राम वाटर इज। तो इसको आपको मोल फ्रैक्शन को निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन आप निकालोगे कैसे? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला को पता है, x इक्वल टू Na प्लस Nb। Na और Nb पहले निकाला। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट Na इक्वल टू होता है WA अपॉन MA और Nb इक्वल टू होता है WB अपॉन MB। तो पहले हम लोग को क्या निकालना है? यहाँ से वाटर का और इसका Na और Nb निकाल के जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0019 ग्राम। यहाँ ये 9 ग्राम है, 0.0019 ग्राम। तो ये मोल फ्रैक्शन का फार्मूला आपको पता होगा, इस फार्मूले में आप इसको रख के सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? द मेटल्स विच इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल क्या होता है? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, जिसका डी इनकम्प्लीट, डी में कितना कंप्लीट होता है? 10 इलेक्ट्रॉन। यदि डी में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है इसमें नहीं है? तो मैग्नीज भी है, क्रोमियम भी है, स्कैंडियम भी है, जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब जिनके डी उपकोष पूर्ण रूपेण भरे होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व, और जिनके डी उपकोष पूर्ण रूपेण नहीं भरे होते उसे बोलते हैं संक्रमण तत्व। तीसरा आपके पास क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास फार्मूला है मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये बेस्ट फार्मूला है। किसी भी वेग स्थिरांक का वैल्यू निकालने के लिए आपको ऑर्डर पता हो जाए। यहाँ ऑर्डर बता रहे हैं प्रथम कोट, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो n की वैल्यू आप कर रहे हैं पहले किसके लिए? प्रथम कोट के लिए 1। तो n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो 1 में से 1 गया 0, मतलब आपका आंसर क्या आ गया? सेकेंड इनवर्स। 2 कह देगा तो n की वैल्यू 2 रख लोगे, 3 कहेगा 3 की वैल्यू, जो भी वैल्यू वहां पुट करते जाओगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स। ऑप्शन इसका भी ठीक है। अगला है क्लोरोफॉर्म तैयार किया जाता है। तो आपने क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन मेथड पढ़ा है एथेनॉल से। किससे? एथेनॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अपक्रिया RX प्लस 2Na और बना है आपका R सिंगल बॉन्ड R। ये कौन सा रिएक्शन है, इसको आपको पहचानना है। तो आपने पढ़ा था वुड्स रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि एल्कील हैलाइड RCl प्लस 2Na और फिर आपने लिया ClR, ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसका रिएक्शन आपने करा दिया। ड्राई ईथर आपने लिया और ड्राई ईथर में कराने के बाद बन जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड R और 2NaCl बाहर हो जाएगा। ये है कौन सी क्रिया? वुड्स क्रिया। यहीं अगर सोडियम मेटल को हटा के जिंक मेटल लगा दिया जाए तो फ्रैंकलाइन रिएक्शन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है? ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है आपके पास संकुल K3CO C2O4 का होल थ्राइड में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन हर साल आपको मिलते हैं। या तो ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा या तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा। तो इसमें पूछा है ऑक्सीकरण संख्या, दोनों हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहले इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम, पोटेशियम, फिर ट्राई, कहीं कहीं ट्राई लिखेगा, कहीं कहीं ट्रिस भी मिलेगा आपको। ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्ट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट और फिर ऑक्सीडेशन नंबर अब आपको निकालना है, पैरेंथेसिस में ऑक्सीडेशन नंबर। तो ए आपका C2O4 ए है ऑक्जिलेट आयन,
ये है बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, मतलब 6 माइनस के लिए हमको कितना प्लस चाहिए? 6 प्लस। तो 3 प्लस तो पोटेशियम मिला, 3 प्लस कहाँ मिल जाएगा? कोबाल्ट से। तो क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट थर्ड। तो अब इसमें पूछ रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या कौन सी हो जाएगी इसका? थर्ड। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक में डाइसैकेराइड नहीं है। डाइसैकेराइड क्या होता है? जिनका जल अपघटन करने पर 2 या 2 से अधिक अणु प्राप्त होते हैं मोनोसैकेराइड, उसे बोलते हैं डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड इसमें कौन नहीं है? तो आप देखिए, सुक्रोज डाइसैकेराइड है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, माल्टोज डाइसैकेराइड है। इसमें सेल्लोज जो है यही आपका ऑप्शन सही है। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। ये आपका डाइसैकेराइड नहीं है, बाकी सबके सब क्या है? डाइसैकेराइड है। अगला, अब आ गया क्वेश्चन आपका सेकंड। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होते हैं। कर रहे हैं 13 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 450 ग्राम जल में मिलाया गया, निम्नलिखित की गणना कीजिए। 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल वाज मिक्सड इन 450 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला क्या आपको कैलकुलेट करना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? डिप्रेशन, मतलब आपको चाहिए क्या? डेल के एफ, डेल टी डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। मतलब इसका पूरा का पूरा जो रिलेशन है वो किससे है? मोलैलिटी। तो हमको पहले मोलैलिटी, आप यहाँ से मोलैलिटी निकाल लेंगे। मोलैलिटी निकाल लेने के बाद हमको क्या करना है कि हमको पूछना है दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है डेल टी एफ इक्वल टू डेल टी नॉट माइनस टी, इससे आप निकालोगे, मतलब जो टेम्परेचर आएगा 273 से आप माइनस कर दोगे, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 273 माइनस, जो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, के एफ की वैल्यू कितना रखना है? 1.86। डेल टी एफ वैल्यू निकाल के जैसे यहाँ रखोगे आप, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी डेल टी एफ की, डेल टी एफ इक्वल टू टी नॉट माइनस टी। तो इसका आप निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द फॉलोइंग। पहला क्या है? मोल फ्रैक्शन, फिर दूसरा है मोलैरिटी, तीसरा है मोलैरिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। अगला है मोलैलिटी, ये क्या है? मोललता। तो ये क्या है? 1 केजी में 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी, मोल पर केजी। अगला क्या है? मोलरता, ये क्या है? नंबर ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। जब 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या इसी को लिखते हैं मोल पर डीएम क्यूब, डीएम क्यूब। तो यूनिट इनकी हो गई, पहले का क्या है? मोल फ्रैक्शन का यूनिटलेस, दूसरा है मोल पर केजी, तीसरे का है मोल पर लीटर। ठीक। नेक्स्ट है लैंथेनाइड था एक्टेनाइड आकुचन क्या है? व्हाट इज द लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड कंट्रैक्शन? कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कम होना। कंट्रैक्शन होता है कम होना, मतलब जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड चलते हो, तो अलोंग द पीरियड चलने पे टारगेट नंबर इंक्रीज करते हैं, और जेफ की वैल्यू इंक्रीज करता है तो रेडियस क्या होने लगती है? डिक्रीज करने लगती है। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। क्योंकि ये लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में होता है, इसलिए इस पूरे फिनोमेना का नाम क्या है? लैंथेनाइड और एक्टेनाइड कंस्ट्रक्शन। मतलब परमाणु त्रिज्याओं में क्रमशः कमी होने के कारण त्रिज्याएं कम होती जाती है, इस घटना को बोलते हैं लैंथेनाइड था एक्टेनाइड आकुचन। अगला है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसको दिखाता कौन है? प्राइमरी एमीन। कौन सा एमीन दिखाता है? प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन का मतलब क्या होता है? देखिए 3 प्रकार के एमीन होते हैं, RNH2, RNHR, RNR और R। ये है प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन, ये है 2 डिग्री एमीन, और ये है 3 डिग्री एमीन। तो
तो प्राइमरी एमीन का मतलब यह है कि जब नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसे बोलते हैं प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन का मतलब होता है जब नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन होता है, और जब नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं तो उसे बोलते हैं टर्शियरी एमीन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन हो गए। अब कौन सा एमीन कार्बिल एमीन रिएक्शन दिखाता है? तो प्राइमरी एमीन। ओनली प्राइमरी एमीन सो द कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, आप प्राइमरी एमीन लोगे RnH2 और इसका रिएक्शन करा दोगे CHCl3 क्लोरोफार्म प्लस KOH, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका RNC, आइसोसाइनाइड बन गया। क्या बन गया? आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो यह है कार्बिल-एमीन रिएक्शन। कार्बिल-एमीन रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? आइसोसाइनाइड। इसका नाम है आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है CH3, मतलब है ब्यूटेन। ब्यूटेन के मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवी की पहचान कीजिए। अब इसमें क्या करना है? क्लोरीनेशन कराना है। ब्यूटेन को लेके CH3 CH2 का होल ट्वाइज और CH3, इसका हमने क्लोरीनेशन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। जब क्लोरीनेशन हुआ तो एक बार क्लोरीन पहले कार्बन पे जुड़ेगा, बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और CH2 और Cl, और HCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो पहले बनेगा 1 क्लोरोब्यूटेन और दूसरा है Cl कहाँ जुड़ेगा? दूसरे कार्बन पे। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 CH Cl और CH3, ये बन गया आपका 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। और पहला क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो इसके दो आइसोमर बनेंगे, समावयवी बनेंगे। एक तो बनेगा आपका 1 क्लोरोब्यूटेन, दूसरा 2 क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। पहला है एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन, और दूसरा है एसिटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, तो दोनों में विभेद करना है। एसिटल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये है एसिटल्डिहाइड। और दूसरा है एसीटोन, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। एक में तो कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप, और एक में कौन सा है? कीटोन ग्रुप। पहली बात तो क्या है इसमें? एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। और इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप। दूसरी बात क्या है? जो एल्डिहाइड होता है आपका, एल्डिहाइड, ये क्या दिखाता है? टॉलेंट टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट। ये टॉलेंट टेस्ट नहीं दिखाता है। ये क्या दिखाता है? फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट। ये भी फेलिंग टेस्ट नहीं दिखाता है। टॉलेंट टेस्ट में क्या होता है? टॉलेंट टेस्ट में आप एल्डिहाइड लोगे CH3 CHO और इसका रिएक्शन करा दोगे Ag2O के साथ, तो आपको बन जाएगा 2Ag प्लस CH3 COOH। ये बना आपका सिल्वर मिरर, इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है? आप लेते हो CH3 CHO, यहाँ रिएक्शन कराते हो CuO के साथ, और जब CuO के साथ रिएक्शन आप कराते हो तो बनता है Cu2O और बन जाता है CH3 COOH। ये बन गया आपका क्यूप्रिक से कन्वर्ट हो गया क्यूप्रस में। तो ये आपका होता है फेलिंग टेस्ट। तो आपका एल्डिहाइड जो होता है वो टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट देता है, जबकि कीटोन आपका न तो टॉलेंट टेस्ट देता है न तो फेलिंग टेस्ट देता है। दूसरा है इसमें एसिटोफिनोन था बेंजोफिनोन, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन का मतलब बेंजीन रिंग में आप जोड़ दीजिए C डबल बॉन्ड O CH3, ये है आपका एसिटोफिनोन। बेंजोफिनोन का मतलब है आप बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O और आपका यह है बेंजोफिनोन।
देखो सिंपल सी बात है, जो एसिटोफिनोन है ये आपका क्या ऐसा है, असम्मित कीटोन है, जबकि ये क्या है, सममित कीटोन है। दूसरी बात, यह जो होता है आइडोफार्म टेस्ट देता है, क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा मेथिल ग्रुप, क्या है, अल्फा मेथिल ग्रुप, अल्फा मेथिल ग्रुप। तो ये आइडोफार्म टेस्ट देता है, आइडोफार्म टेस्ट देता है, जबकि ये क्या करता है, आइडोफार्म टेस्ट नहीं देता है। तो इन दोनों डिफरेंस क्या है, यह कैसा कीटोन है, यह है आपका असम्मित कीटोन, यह है सम्मित कीटोन। यह आइडोफार्म टेस्ट देगा, जबकि आपका बेंजोफिनोन आइडोफार्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, एक्सप्लेन। देखिए समझिए, दो टर्म है, एक है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, और एक है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है, देखो जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड में होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस एन बेस, नाइट्रोजन बेस। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड होता है तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब यह है कि न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस आर्थोपास्फोरिक एसिड H3PO4। मतलब न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो अपने अंदर न्यूक्लियोसाइड को समाहित कर लेता है और उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है आर्थोपास्फोरिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड में आप लिख सकते हो पेंटोज शुगर प्लस एन बेस प्लस H3PO4। तो ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस है। अगला है फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण समझाइए। तो इसका सिंपल सा कारण है, आपको पता है, ड्यू टू रेजोनेंस। फिनाल, जब फिनाल आप बनाओगे तो फिनाल में क्या होता है, OH ग्रुप होता है। अभी क्या करते हैं, इसके पास लोन पेराफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेराफ इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, जब यहाँ मोबिलाइज कर देगा तो यहाँ रेजोनेंस शुरू हो जाएगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, आपका जो फिनाल होता है इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और H के ऊपर पॉजिटिव का, O के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज। फिर अब ये निगेटिव बॉन्ड डीलोकलाइज में पार्टिसिपेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हो गया है, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव H, यहाँ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड अब यहाँ से यहाँ आ गया। फिर क्या होगा, इस बॉन्ड को यहाँ ले आइए, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका बन के तैयार हो जाएगा। निगेटिव चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव H, और यहाँ, और डबल बॉन्ड यहाँ। नेक्स्ट क्या होगा, ये जाके इसके साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और फिर से आपका फिनाल बन के तैयार हो जाएगा। तो हो जाएगा OH, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो पहले स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो पाई बॉन्ड कहाँ था, पाई बॉन्ड था आपका यहाँ, यहाँ और यहाँ। लास्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या हो गया, पाई बॉन्ड आपका मूव कर गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और अल्टरनेट पे हो गए। तो फिनाल क्या करता है, ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है, एसिडिक होता है, जबकि एथेनॉल में ऐसा कोई केस नहीं होता है, वो रेजोनेंस नहीं कर पाता है, इसलिए वो क्या होता है, लगभग क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। अब अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की अधिकतम संभावनाएं हैं। कह रहे हैं प्रथम कोड की अप्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसको आपको पता ही है, प्रथम कोड की अप्रिया क्या है, जिसका ऑर्डर क्या हो, 1 हो। फिर कह रहे हैं एक प्रथम कोड की अप्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो, आपको पहले क्या करना है, पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता करना है क्या क्या फाइंड है। तो आपको फार्मूला क्या पता है फर्स्ट ऑर्डर का, K इक्वल टू 2.303 T log A अपॉन A माइनस एक्स, A माइनस एक्स। तो यहाँ आपको A दिया हुआ है, A कितना है 0.6, A माइनस एक्स कितना है 0.4, 0.4, और टाइम कितना दिया हुआ है
टाइम दिया है 5 मिनट। तो यहाँ इस वैल्यू को पुट कर दो इस फार्मूले में। लेकिन अब फिर दूसरे क्वेश्चन में उसको कह रहे हैं कि यदि 0.6 मोल इनवर्स से 5 मिनट लगता है तो कह रहे हैं कि 0.3 होने में कितना समय लगेगा, टी निकालना है। तो टी निकालने के लिए क्या करना पड़े, पहले इस इक्वेशन से के निकाल लोगे, के निकालने के बाद क्या करना, दूसरा फार्मूला आपको लगाना है टी इक्वल टू, अब टी को उधर करना है 2 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा लीजिएगा, 2.303 अपॉन के लॉग ए माइनस एक्स, तो जब यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप यहाँ से टी की वैल्यू आसानी से पुट आउट कर पाओगे। अब इस बार क्या करना है कि ए की वैल्यू तो वही रहेगी 0.6, लेकिन जो a माइनस एक्स की वैल्यू है वो आपकी हो गई 0.3। 0 पॉइंट क्या होगी, यहाँ जब a की वैल्यू रखोगे तो a इक्वल टू क्या है 0.6 और a माइनस एक्स की वैल्यू है 0.3 मोल लीटर इनवर्स। तो दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दोगे, कंपेयर कर लोगे, तो आपको यहाँ से टी की वैल्यू पुट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है राइट आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आपको मिलेंगे कि आईपीएसी नेम पूछा जाएगा। पहले हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर सोन बेंजीन रिंग विथ OH एंड 2 CH3 सब्स्टिट्यूटेड रिंग, मतलब ये क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको यहाँ लगाया हुआ है CH3, यहाँ है OH और यहाँ भी है CH3। तो इसका आईपीएसी नेम लिखना है। तो काउंटिंग कहाँ से करते हो, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, 1 चाहे ऊपर 2 चाहे नीचे 2 3 4 5 6। तो कहाँ कहाँ पे जुड़ा है, 2,6 डाईमिथाइल, फिर क्या होगा फिनॉल, डाईमिथाइल फिनॉल। इसका आईपीएसी नेम क्या हो गया 2,6 डाईमिथाइल फिनॉल। दूसरा क्या है, दूसरा आपका बना है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2 सिंगल बॉन्ड OH और CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH है, तो यहाँ क्या है CH है। तो अब इसका जब आप आईपीएसी नेम करेंगे तो क्या करोगे, 1 काउंटिंग चाहे नीचे से चाहे ऊपर से 1 2 3। जब एक ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको पेरेंट चेन की तरफ मूव करते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, चाहे प्रोप लिखो चाहे प्रोपेन लिखोगे तो लास्ट में ई नहीं लिखोगे, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। नेक्स्ट है आपका CCl CH3 का होल थ्राइज, CH3 और नीचे भी है CH3। जब इसकी आप काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग का है, यहाँ से करिए कहीं से भी करिए 3 कार्बन मिलेगा, 1 2 3, ए छूट गया और ए छूट गया, दोनों को ब्रांच तरह ट्रीट करेंगे। इनका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये तीनों आईपीएसी नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे आईपीएसी नेम आ भी सकते हैं, इस टाइप के ही आएंगे, जरूरी नहीं कि ही आ जाए, लेकिन इस टाइप के आपके आईपीएसी नेम आपके एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, और कह रहे हैं कि इसके लिए हमको बताइए कि यदि E0 सेल की वैल्यू दी है तो ई सेल का परिकलन कीजिए। है ई सेल, E0 नहीं बल्कि ये क्या है ई सेल है। ई सेल का क्या करना है, हमको परिकलन करना है। ई सेल का परिकलन करने के लिए फार्मूला क्या पता है हमको, हम लोगों को फार्मूला पता है ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log, अब log Q को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब देखिए ए एक्चुअल में आता है नष्ट इक्वेशन से। तो अब करना क्या है आपको कि सबसे पहले कह रहे हैं कि सेल निरूपण कीजिए, अब क्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। तो सेल में पहले आप चेक करिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ। तो Mg कहाँ है, Mg डबल प्लस में,
और Ag डबल प्लस कहाँ आया, Ag में। तो इसके लिए पहले हम लोग सेल इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए क्या होता है, पहले बीच में हम लोग बनाते हैं साल्ट ब्रिज, एक तरफ ऑक्सीडेशन एक तरफ रिडक्शन। पहले क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ Mg का Mg डबल प्लस में, ये हुआ इसका ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये क्या हुआ, Ag का Ag डबल प्लस में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये हुआ आपका सेल इक्वेशन। अब कर रहे हैं कि इससे इस सेल को हमको निकालना है। तो करना क्या है आपको कि ई नॉट सेल की वैल्यू तो गिवन है, निकालना हमको है log p बाई आर की वैल्यू। n की वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है, 2। देखिए 2 mg पे पॉजिटिव है, वहाँ 2 ag पे पॉजिटिव है, मतलब एक का ऑक्सीडेशन हुआ, एक का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो n की वैल्यू क्या रख दोगे इस पूरे इक्वेशन में, 2। और log p बाई आर, log p बाई आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, log p मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, इक्वेशन को आप देखें तो प्रोडक्ट में पहले कौन है, रिएक्टेंट उधर है, प्रोडक्ट यह है। मतलब प्रोडक्ट में पहले आपको रखना है 0 पॉइंट, यहाँ लिखना है log 0.0591 log p। log p का मतलब 0.130 अपॉन, अब रिएक्टेंट में क्या दिया गया है, 0.0001। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो डेसिमल यहाँ से भगाओगे, इसको लाख कन्वर्ट कर लोगे, इस पूरे वैल्यू को आप सॉल्व कर लेंगे रख के, तो इसकी आंसर आपको यहाँ से ई सेल की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। ई नॉट सेल वैल्यू दिया है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल भगा के इसको आप पहले सिंपल कर लेंगे, फिर लाख का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे, चांस बहुत ज्यादा हैं। कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम of 0.05 mole liter inverse NaOH solution of diameter 1 cm and length 50 cm is 5.55 into 10 power 3 ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. अब करना क्या है आपको, सबसे पहले जो जो डाटा दिया है उसको कलेक्ट कर लीजिए। क्या दे रहे हैं आपको, पहले डायमीटर दे रहे हैं, मतलब d इक्वल टू दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर। तो d मिल गया तो हम यहाँ से r निकाल लेंगे, क्योंकि r इक्वल टू होता है d बाई 2, मतलब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 करोगे तो 0.5 cm आ जाएगा। डायमीटर निकल गया। अब फिर कह रहे हैं और क्या दिए हैं, लेंथ, मतलब l की वैल्यू, लेंथ दिए हैं आपको 50 cm, लेंथ भी है 50 cm। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस r की वैल्यू दे रहे हैं, r इक्वल टू 5.55 इंटू 10 पावर 3 ओम। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी मतलब आपसे पूछ रहे हैं रो, फिर क्या पूछ रहे हैं, आपको बताना है रो। दूसरा आपसे कह रहे हैं कंडक्टिविटी, मतलब क्या बताना है, कप्पा। तीसरा कह रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी, मतलब लेमडा एम, लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी, ये आपको बताने हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको पता है कि आर इक्वल टू, फार्मूला को पता है, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। और यहां जब आप निकाल लोगे रो की यूनिट, रो का फार्मूला, तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो यहां से रो निकल आएगा, और रो निकलते ही आपको पता है कि कप्पा का फार्मूला क्या होता है, कप्पा इक्वल टू होता है 1/रो, 1/रो। तो जैसे कप्पा की वैल्यू आएगी 1/, कर दोगे तो आ जाएगा आपका कप्पा की वैल्यू। नेक्स्ट है लेमडा एम। लेमडा नॉट एम जब आप निकालेंगे, लेमडा नॉट एम करिए चाहे लेमडा एम, इसको बोलते हैं कप्पा बाई सी, कप्पा बाई सी। सी आपको दिया है कितना, सी दिया है आपको 0.05, सी की वैल्यू क्या दिया गया है 0.05। यहाँ सी की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपको कप्पा निकल आएगा, लेमडा एम निकल आएगा और रो निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिलेट संकुल क्या है, एक उदाहरण से ही समझाइए। चिलेशन या चिलेट्स पूछते हैं कि क्या है। तो आपने पढ़ा है कि बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स जब सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लिगेंड को डोनेट करते हैं
इलेक्ट्रॉन को तो एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, किलेट्स कंपाउंड। जैसे ईएन, ईएन क्या करेगा, चिलेशन करेगा, क्योंकि ईएन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। इनके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अब किसी जब मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ए क्वार्नेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे, जो क्वार्नेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ गए तो एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेट्स या चिलेशन। जब कोई भी बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड होकर एक रिंग का फॉर्मेशन करता है तो उस फिनोमेना क्या बोलते हो, चिलेट्स या चिलेशन। नेक्स्ट है आपका, कारण स्पष्ट कीजिए, डिस्क्राइब विथ रीजन। Fe डबल प्लस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल Mn7+ इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe डबल प्लस जो है आपका अपचायक है, जबकि Mn7+ एक ऑक्सीकारक है। तो आप इसको डिस्क्राइब करिए। देखिए इसका सिंपल सी बात है कि जब आप देखेंगे तो Mn दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे आप। Mn का होता है 25। लास्ट में जब आप इसको लिखोगे तो लिखोगे Ar अब 4s2 3d5। आपको कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, Mn से 7, मतलब एक पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा। जबकि Fe डबल प्लस की बात कर रहे हैं तो Fe का होता है कितना, 26, और Fe को 26 में जब करेंगे आप तो 26 का क्या हो जाएगा, Ar 4s2 और 3d6। लेकिन अब करें कितना प्लस है, डबल प्लस। जब डबल प्लस करोगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, मतलब डी में कितना बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। अभी क्या है ना, तो हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है, इसलिए क्या है, अपचायक है। जबकि Mn क्या है, ऑक्सीकारक है। क्यों, क्योंकि इसके क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो जो मोर स्टेबल होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो लेस स्टेबल होता है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि Mn ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Mn+ से मतलब अपने सारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। अब इसकी टेंडेंसी कैसी है, इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की। जब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा जिसका होगा रिडक्शन, और जिसका होता है रिडक्शन से बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब Mn अब इलेक्ट्रॉन डोनेट न करने के बजाय इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जिसका होगा रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो इसी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जस्ट उल्टा क्या है, इसका है। अगला करें हैं SnSc स्कैंडियम Z=20, मतलब इसका एटॉमिक नंबर दिया है Sn Z=21 इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट Zn Z=30 इज नॉट। क्यों करें, स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है जबकि Zn संक्रमण तत्व तो नहीं है। इसका कारण बताइए। तभी आपको मैंने बताया कि जब स्कैंडियम को लिखोगे तो स्कैंडियम का कहता है 21, इसके आउटर मोस्ट सेल में Ar 4s2 और 3d1, मतलब इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब डी क्या है, इनकम्प्लीट है। जबकि Zn का जब लिखोगे तो Zn कितना होता है 30, और Zn के 30 में जब आप लिखेंगे तो Ar और 4s2 3d10, इसका डी क्या है, कंप्लीट है। तो डी ऑर्बिटल के कंप्लीट होने के कारण दोनों एलिमेंट, चाहे स्कैंडियम हो चाहे जिंक हो, दोनों क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है। बट स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट एंड Zn इज ए D block element, not a transition element, because D complete in Zn and D incomplete in scandium. So it is a transition element, it is not a transition element. Clear? संक्रमण धातुएं, अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर गुड कैटलिस्ट। अब इसका कारण क्या है, गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास क्या होता है, खाली डी कक्षक होते हैं। दूसरी बात क्या है, इनके पास क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, मतलब परिवर्तनीय इसके पास क्या होता है, परिवर्तनशील क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या इसे बोलते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। तीसरा होता है, इनके पास क्या होता है, इनके पास अवेलेबल होता है
इनके पास वेरिएबल होता है, तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ लिख देते हैं, इनके पास क्या अवेलेबल होता है, इनके पास अवेलेबल होता है आपके पास सरफेस एरिया। क्या होता है? सरफेस एरिया। इनके पास क्या होता है? सरफेस एरिया। तो इनके पास क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जिनके कारण ये क्या होते हैं? आपके उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? गुड कैटालिस्ट होते हैं। तो डी ब्लॉक गुड कैटालिस्ट क्यों बिहेव करते हैं? पहली बात तो क्या है? इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। दूसरा बात क्या है? इसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर है। तीसरा क्या है? इसके पास सरफेस एरिया है, जिसके कारण क्या करते हैं? आपके बेस्ट कैटालिस्ट की तरफ बिहेव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब एक क्वार्नेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आ गया है कि CrNH3 का होल 6 पे ट्रिपल पॉजिटिव अनचुंबकीय है, जबकि NiCN का होल 4 पे डबल माइनस प्रतिचुंबकीय है। समझाइए। CrNH3 का होल 6 ट्रिपल प्लस ये पैरामैग्नेटिक, वाइल NiCN का होल डबल माइनस डायमैग्नेटिक। एक्सप्लेन। देखिए समझिए पहली बात को। सबसे पहली बात होती है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक ये हम लोग करेंगे कैसे? अगर सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? पेयर्ड हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? डायमैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड हो जाए तो उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो दोनों के केस में आप क्या देखोगे? यहाँ क्रोमियम है, तो क्रोमियम के केस में क्या होता है? क्रोमियम होता है 24, क्रोमियम होता है 24, और निकिल का होता है 28, Ni का होता है 28। तो जब इसका निकालोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? Ar4s2 और 3d4 ये लिखोगे, लेकिन आपको पता है एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन है तुरंत आप क्या करोगे? यहाँ इसको चेंज करोगे, क्या लिखोगे? 4s1 3d5। निकिल का जब लिखने चलोगे तो क्या लिखोगे? Ar4s2 3d8। अब करें इसके ऊपर कितना प्लस है? ट्रिपल का पॉजिटिव, मतलब क्रोमियम के पास है ट्रिपल का पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, मतलब ये पूरा केस किसका बन गया? एक केस बना आपका 3d4 का केस बन गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया 3 का, मतलब 3d3 का केस बना। एक केस आपका बना 3d3 का, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, तो 3d3 बना 3d3 का केस। यहाँ जब आप करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि इसका जब नाम आप लिखोगे तो इसका नाम क्या जाएगा? हेक्सासाइनाइडो निकलेट सेकेंड, हेक्सासाइनाइडो निकलेट सेकेंड, हेक्सासाइनाइडो निकलेट सेकेंड। जब सेकेंड हो जाएगा मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है? 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के, ये बनेगा D3D8 का केस, इसका बनेगा 3D8 का केस। अब कह रहे हैं कि आपको करना क्या है कि इन दोनों में बताना कि यह कैसा है? पैरामैग्नेटिक है, जबकि क्या है? डायमैग्नेटिक है। सिंपल सी बात है, Ni है। जब इसको आप देखोगे तो D3 का केस, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो अब NH3, जो NH3 होता है ये +3 में कैसा बिहेव करता है? एज ए लो स्पिन। कैसा करता है? लो स्पिन। तो लो स्पिन करेगा तो लो स्पिन में क्या करेगा? यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा, और आगे के ऑर्बिटल से क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएगा। मतलब इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा वो क्या आएगा? D2sp3 CrNH3 का होल 6 पे ट्रिपल पॉजिटिव का हो जाएगा D2sp3। या फिर अब ए क्योंकि लो की तरफ बिहेव कर रहा है, लो ऑर्बिटल है, तो लो का मतलब क्या होता है कि पीछे की ओर जुड़ना, तो NH3 यहाँ से जुड़ जाएगा। जबकि इसमें अगर देखो तो क्या हो जाएगा? CN में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो हमारा CN है एक ऐसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक CN यहाँ से जुड़ जाएगा और फिर एक आपका S से जुड़ेगा और 2 किससे जुड़ जाएंगे? P से जुड़ जाएंगे। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? DsP2, इसका क्या हो जाएगा? DsP2। तो इसके ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, सो इट इज ए डायमैग्नेटिक। इसमें क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। तो बात क्लियर हो गई होगी पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि ये क्या है? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, जबकि इसमें ऑल इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है, ड्यू टू CN। देखो NH3 जो होता है यह दो तरफ बिहेव करता है। अगर +2 मेटल के साथ होता है, मतलब कोई मेटल है उसके पास +2 है, तो कैसा बिहेव करता है? हाई स्पिन की तरह। कैसा बिहेव करता है? हाई स्पिन की तरह। और +3 में है तो कैसा बिहेव करता है? लो स्पिन की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है
फ्रक्टोज की संरचना सूत्र लिखिए, ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों की रासायनिक समीकरण दीजिए। तो सिंपल सी बात है, फ्रक्टोज, जब फ्रक्टोज के पास आप चलोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किसका अंतर है, फंक्शनल ग्रुप का। तो इसका क्या हो जाएगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C OH H सिंगल बॉन्ड C H OH फिर सिंगल बॉन्ड CHOH का 1 2 3 4 5 CH2OH और लास्ट में हो गया CH2OH। ये तो हो गया आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अब करें ग्लूकोज के रासायनिक गुणों को परिभाषित कीजिए। समीकरण 3 देना है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, CHO, और इसमें जोड़ना क्या है आपको, CHOH का होल 4 और CH2OH। 3 समीकरण देना है इससे। तो आप 3 अलग अलग रिएक्शन इससे दिखा दीजिए। पहला रिएक्शन हमने करा दिया HCN के साथ, तो क्या जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन्स। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन में क्या होगा, CNOH H और फिर CHOH का होल 4 और CH2OH। ये आपका बन गया क्या, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। दूसरा आप रिएक्शन करा दो ब्रोमीन वाटर के साथ, किसके साथ, Br2 वाटर। जब Br2 वाटर आप लोगे तो Br2 वाटर लेते ही क्या बन जाएगा, ये ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में क्या होगा, ऊपर का ग्रुप आपका चेंज होगा, COOH और CHOH का होल 4 और CH2OH। अब देखो यहीं अगर आप लगा दोगे नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड लगते ही क्या बन जाएगा आपका, सैक्रिक एसिड। नीचे भी COOH हो जाएगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स बन के हो जाएगा तैयार, सैक्रिक एसिड। तीसरा हम लोग रिएक्शन करा देते हैं फेनिल हाइड्रोजन के साथ, तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH और इसी से जोड़ते हैं बेंजीन रिंग। इसका है फेनिल हाइड्रोजन, यह है फेनिल हाइड्रोजन। तो फेनिल हाइड्रोजन सब रिएक्शन करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोसा जोन। ग्लूकोसा जोन कैसे बनेगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH और इसी से जुड़ जाएगा आपका बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग आपका जुड़ गया। जब बेंजीन रिंग आपका जुड़ जाएगा तो इसे बोलते हैं हम लोग ग्लूकोसा जोन। 2 कार्बन पे ही फिनोमेना होनी है, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH और बेंजीन रिंग जोड़ना है। बेंजीन रिंग जुड़ गए और ये हो गया H आपका, बन गया। अब फिर नीचे क्या है, CHOH का होल थ्राइज और नीचे है CH2OH, नीचे है CH2OH। यहाँ ध्यान रखना आप लोग, लास्ट में है CH2OH, इसी का नाम है ग्लूकोसा जोन। तो ग्लूकोज के 3 रिएक्शन हो गए और आपके फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर हो गए। तो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में कौन सा ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, और इसमें कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसका रिएक्शन HCN कराओगे तो बनेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, Br2 के साथ रिएक्शन करा तो बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, और फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दो बनेगा ग्लूकोसा जोन। अगर यहीं आप रिएक्शन करा दोगे HNO3 के साथ तो बन जाएगा आपका सैक्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर लघु टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ये है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें 3 आपके नेम रिएक्शन ही दिए हैं, तो तीनों नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। कार्बिलएमीन अपक्रिया, कार्बिलएमीन अपक्रिया अभी आपने पढ़ा पीछे कि RNH2 प्राइमरी एमीन लेना है, इसका रिएक्शन कराना है CHCl3 के साथ KOH के प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दोगे तो ये बन जाएगा आपका RNC आइसोसाइनाइड। ये है आपका कार्बिलएमीन रिएक्शन। कौन सा एमीन देते हैं, प्राइमरी। इसमें एक्चुअल में जितने भी दिए गए रिएक्शन सब प्राइमरी एमीन वाले ही रिएक्शन दिए गए हैं। अगला है हाफ मान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हाफ मान ब्रोमाइड अपक्रिया, मतलब इसमें क्या है, RC डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड ले लीजिए, एमाइड का रिएक्शन आप करा दीजिए Br2 और KOH के साथ, Br2 KOH के साथ, तो यहाँ भी बन जाएगा प्राइमरी एमीन। क्या बन जाएगा,
NRNH2 प्राइमरी एमीन। अगला है आपका गैबलियर थैलेमाइड संश्लेष। गैबलियर थैलेमाइड मतलब आपको लेना है थैलेमाइड। थैलेमाइड का मतलब है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो ये क्या है थैलेमाइड। थैलेमाइड से अब रिएक्शन आप कराओ पहले किसका, RX का। जब RX का रिएक्शन आप कराएंगे तो यहाँ से X, यहाँ से H क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और R जाके जुड़ जाएगा। तो मतलब पहले बात आपको बनेगा क्या, C डबल बॉन्ड O N R C डबल बॉन्ड O N। जैसे फिर इसका हम लोग रिएक्शन कराएंगे NaOH या KOH के साथ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा RNH2, यहाँ लगा देंगे NaOH, तो बनेगा यहाँ से आपका RNH2, ये बन गया प्राइमरी एमीन RNH2, और बनेगा सोडियम थाइलेट। सोडियम थाइलेट मतलब इसी में क्या करना है आपको, O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ONA जोड़ देना है। यहाँ पे बॉन्ड होता है, ब्रेक होता है O और H के बीच का। ये तीनों रिएक्शन आपके हो गए कार्बिल अफ्रिया, हाफमान बॉन्ड अफ्रिया और गैबलियर थैलेमाइड सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आने के इसके चांस ज़्यादा हैं। अगला है आपका निम्न परीक्षण को समझाइए। अब देखिए सिंपल सी बात है, इन परीक्षण को आपको समझना है। ल्यूकास टेस्ट, टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और हिंसबर्ग टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट कहाँ अप्लाई करते हो आप लोग, एल्कोहल के लिए। एल्कोहल इसके लिए क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये कैसा होता है, कंसंट्रेटेड होता है और ये क्या होता है, एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl। इसमें क्या करते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल का क्या करते हो, डिस्टिंग्विश करते हो। दूसरा क्या है टॉलन टेस्ट। टॉलन टेस्ट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। मतलब शॉर्ट में जिसको हम लोग लिखते हैं Ag2O, लेकिन एक्चुअल में इसको लिखा कैसे जाता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। मतलब ये है AgNH3 का होल ट्वाइज और OH पे माइनस। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलन रिजेंट। टॉलन टेस्ट ये कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते हैं। अगला है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी क्या है, फेलिंग में दो हैं, फेलिंग सोल्यूशन A, फेलिंग सोल्यूशन B। ए क्या होता है CuSO4.5H2O, 5H2O, ये फेलिंग सोल्यूशन A। फेलिंग सोल्यूशन B क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। मतलब CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ है COOK और यहाँ भी है COOK। ये है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, यहीं लगा दो OH और यहाँ हो गया OH। ये हो गया आपका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। जब आप सोडियम पोटेशियम टार्टरेट लगाते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, एक जगह पोटेशियम एक जगह सोडियम, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो टार्टरिक एसिड का फार्मूला होता है, टार्टरिक एसिड के फार्मूले से केवल H को हटा के सोडियम और रेडियम जोड़ देते, क्या हो जाएगा आपका सोल्यूशन A, फेलिंग सोल्यूशन A, फेलिंग सोल्यूशन B। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। लास्ट है आपका क्या, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है क्या है, बेंजीन में S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी मीन का टेस्ट किया जाता है इससे। तो जो प्राइमरी होता है तुरंत आता है, मतलब 5 to 10 मिनट में देता है, सेकेंडरी देता है, टर्शियरी क्या होता है, नो रिएक्शन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग यूज करेंगे ल्यूकास टेस्ट, टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और हिंसबर्ग टेस्ट। ल्यूकास एल्कोहल के लिए, टॉलेंस एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, फेलिंग आपका यूज करेंगे एल्डिहाइड के लिए, और लास्ट में है हिंसबर्ग टेस्ट आपका एमीन के लिए। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी मीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट का। नेक्स्ट है आपका कि राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। एक क्वांटेशन कंपाउंड की आपको नेमिंग करने हैं, और ये एकदम फिक्स क्वेश्चन है, हर सेट में आपको ये 4 या 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस का अच्छे से कर लीजिए। जैसे पहले का नाम क्या होगा, पहले का नाम हो जाएगा आपका, पहले आप देखिए कि लिगेंड्स कौन है, ए है एमीन और ये है एक्वा। तो पहले अल्फाबेट में किसका नाम पहले आएगा, एमीन का। AM है, यह AQ है, तो क्या हो जाएगा टेट्रा
टेट्राअमीन, टेट्राअमीन, फिर डाई एक्वा, डाई एक्वा, फिर कोबाल्ट, डाई एक्वा कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसमें देखिए तो ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है। यहाँ कितना Cl है 1 Cl, 1 Cl पे 1 माइनस, 3 पे 3 माइनस, 3 माइनस के लिए कितना प्लस, 3 प्लस, तो क्या आ जाएगा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखिए एक बात और समझिए, जो काउंटर आयन आपका होता है, काउंटर आयन अगर राइट साइड है तो ये निगेटिव वाला है, और लेफ्ट साइड है अगर आपका तो पॉजिटिव वाला है। तो इससे आप थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय इसको चेक करना। जैसे यहाँ देखिए K2NiCN का होल 4, इसका जब नाम आप करोगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे। यदि काउंटर आयन आपका कोई क्या है मेटल है तो उसका नाम फर्स्ट लिखते हो, कितनी बार इससे कोई मतलब नहीं है। इसका नाम क्या जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। फिर अंदर लिगेंडो का नाम कितनी बार है 4 बार, तो लिखोगे टेट्रा, टेट्रा साइनाइडो, टेट्रा साइनाइडो। अब क्या है निकिल, तो निकिल के ऊपर क्या आएगा निगेटिव चार्ज आएगा। इस पूरे क्वांटिशन इसको जब ब्रेक करोगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर निगेटिव, कैट और एनान ब्रेक करोगे, इसका नाम का निकलेट, निकलेट, निकलेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 2, निकलेट सेकेंड, निकलेट सेकेंड। क्योंकि देखो 2 एक पोटेशियम पे एक पॉजिटिव, तो 2 पे 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव के लिए 2 निगेटिव कैंसिल कर दिया, बचा कितना निगेटिव 2, एक Cn पे 1 माइनस तो 4 Cn पे 4 माइनस, 4 माइनस के लिए 4 प्लस चाहिए, तो 2 प्लस कौन दिया पोटेशियम और 2 प्लस कौन दे दिया Ni, इसलिए क्या हो गया निकलेट सेकेंड। अगला क्या है CrEn का होल थ्राइज Cl, तो इसका जब नेमिंग आप करेंगे तो पहले क्या है थ्राई, तो यहाँ लिखोगे ट्राई, या कहीं कहीं इसको ट्रिस भी लिखते हैं, दोनों सही है, चाहे ट्राई लिखिए चाहे ट्रिस लिखिए। ट्रिस लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ट्राई एथिलीन डायमीन, या एथेन 1,2 डायमीन, चाहे एथिलीन डायमीन लिखो चाहे एथेन 1,2 डायमीन, एथेन 1,2 डायमीन, एथेन 1,2 डायमीन, एथेन 1,2 डायमीन। फिर अब ब्रेक करेंगे तो उसका उसके ऊपर निगेटिव स्कोर पॉजिटिव, मतलब जाएगा क्रोमियम, क्या नाम हो जाएगा क्रोमियम, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर, अब ईएन न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल हो गया तो इसके ऊपर कितना माइनस चार्ज होता है, एक Cl पे एक माइनस, तो 3 पे 3 माइनस, 3 माइनस के लिए कितना प्लस चाहिए 3 प्लस, तो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अगला है आपका PtCl2En का होल ट्वाइस, और लास्ट में है NO3 का होल ट्वाइस। जब इसकी नेमिंग आप करेंगे तो सबसे पहले कौन है ईएन इथिलीन डायमीन, और यहाँ क्या है क्लोरो, तो पहले कौन आएगा क्लोरो, तो क्या जाएगा डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। फिर डाई या बिस, डाई इथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन। अब मेटल का नाम ए आपका एक Cl एक माइनस, 2 Cl पे 2 माइनस, ए तो न्यूट्रल हो गया, और NO3 पे 1 माइनस, तो 2 टाइम्स है 2 माइनस, मतलब 2 माइनस यहाँ 2 माइनस यहाँ, टोटल कितने हो गए -4, -4 के लिए +4 चाहिए, तो डायमीन प्लेटिनम, क्योंकि इसको पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम 4, प्लेटिनम 4। और लास्ट में है नाइट्रेट, नाइट्रेट। लास्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं Fe4 फिर Fe और Cn का होल 6 और का होल थ्राइज। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले चेक करना है कि हमारे चार्ज कैसे इक्वल होंगे। अगर आप देखें तो 1 Cn पे 1 माइनस, तो 6 Cn पे 6 माइनस, 6 माइनस का क्या हुआ है होल थ्राइज है, मतलब 6 3 या 18, 18 माइनस हो गया हमारे पास, टोटल कितने आ गए माइनस का 18, और माइनस का 18 को हमको प्लस 18 क्रिएट करना है। तो अगर इस आयरन को मैं +2 एज्यूम करूं तो 4 2 जा 8, मतलब 8 प्लस यहाँ से आएगा, और ये 3 टाइम्स है, इसको 3 एज्यूम करूं तो 3 3 जा 9, मतलब 8 और 9 कितने आ जाएंगे 17, जबकि हमको चाहिए कितना 18, तो फिर उल्टा करें, इसको हम मान ले क्या 3, तो 3 प्लस में ये आयरन है 3 4 जा 12, और 2 3 जा 6, 6 और 12 क्या हो जाएगा 18, मतलब इसका जब नाम लिखोगे तो लिखोगे आयरन, आयरन थर्ड, आयरन थर्ड, फिर
हेक्सासाइनाइडो, 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 फिर मेटल का नाम चेंज। अब मेटल का नाम क्या हो जाएगा? फेरेट, हेक्सासाइनाइडो फेरेट, फेरेट। और फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? फेरेट सेकेंड, फेरेट सेकेंड। तो पहला जो मेटल यहाँ आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और नेक्स्ट वाले कितना है? 2 है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, एक बार इसका प्रिपरेशन आप जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे क्या प्राप्त होगा? क्लोरोबेंजीन शांत नाइट्रिक एसिड अम्ल के साथ अक्रिया करता है, क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अक्रिया करता है, एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं, एल्किल हैलाइड का JDN के साथ रिएक्शन करते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड की क्रिया करना है सोडियम इथॉक्साइड के साथ, मतलब आपको करना क्या है, हम लोग लेते हैं एथिल मतलब C2H5 एथिल ब्रोमाइड और इसका रिएक्शन करा दिए सोडियम एथॉक्साइड मतलब C2H5ONA। तो होगा क्या? यहाँ से Na NaBr बाहर हो जाएगा, यहाँ NaBr आप बाहर कर देंगे, NaBr बाहर और बन जाएगा आपका क्या? इथॉक्सी इथेन मतलब C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5 एथॉक्सी एथेन। दूसरा करें क्लोरोबेंजीन शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ अक्रिया करता है। तो क्लोरोबेंजीन, आप क्लोरोबेंजीन ले लो, क्लोरोबेंजीन में आप रिएक्शन करा दो किसके साथ? HNO3 के साथ, मतलब इसका नाइट्रेशन हो जाएगा, NO2 बन जाएगा। तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा ClNO2 और दूसरा बनेगा ClNO2। तो आपके दो बन जाएगा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन और आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। दूसरा है क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है। और सिंपल क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन Cl लगा दो और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ रिएक्शन कराना है NaOH के साथ। तो आपको पता ही है पहले बनेगा क्या, एक बार बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, बीच में इंटरमीडिएट जब बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? फिनॉल में। तो डायरेक्ट हम लोग समझ लेते हैं यहाँ से NaCl बाहर OH जाके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? फिनॉल। बीच में क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है लेकिन एक्चुअल में उसका मेन प्रोडक्ट क्या होता है? फिनॉल। तो बन गया आपका फिनॉल। तरह एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं, एथिल क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड ले लो C2H5Cl और रिएक्शन करा दो, किसके साथ करना है इसको हीट? जलीय KOH मतलब KOH। तो KOH होगा तो क्या होगा? यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा, यहाँ से KCl आपका बाहर और बन जाएगा क्या? एथिल अल्कोहल C2H5OH, एथिल अल्कोहल बन गया और KCl क्या हो गया? बाहर हो गया। लास्ट है आपका एल्किल हैलाइड जिंक धातु के साथ रिएक्शन करता है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ जिंक मेटल। तो ये तो आपको पता है फ्रैंकलाइन रिएक्शन है। आपने क्या किया? RCl के 2 मोल ले लिए और इसका रिएक्शन करा दिया JDN के साथ एल्कोहलिक मीडियम में। ये बना क्या आपका? R सिंगल बॉन्ड R और JDNCl2। तो ये आपके रिएक्शन है, पहला था एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराना है? सोडियम एथॉक्साइड। तो बना क्या आपका? एथॉक्सी एथेन। दूसरा क्या बना आपका? बना रिएक्शन कराना है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराना शांत नाइट्रिक एसिड के साथ। इसमें आपने क्या किया कि बन गया नाइट्रो मतलब क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और दूसरे तीसरे में क्या बना? क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराया है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बना आपका फिनॉल। लास्ट है एथिल क्लोराइड की क्रिया कराया हो KOH के साथ, तो बन गया आपका एथिल अल्कोहल। और लास्ट में आपने कौन सा रिएक्शन दिखाया? फ्रैंकलाइन रिएक्शन, इससे बन गया आपका एल्केन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपको देखना है, इसमें करना है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन के आपको प्रोडक्ट बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब इन सब के आपको प्रोडक्ट बताने कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहला देखिए क्या है, HBr का रिएक्शन हो रहा है। HBr का जब रिएक्शन आप कराएंगे तो देखिए बॉन्ड कहाँ ब्रेक होगा? यहाँ का O और C के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो बनेगा क्या आपका? C6H5 और यहाँ जुड़ गया OH मतलब बना फिनॉल। और फिर आगे क्या बना? C2H5 और Br एथिल ब्रोमाइड। ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि रिएक्शन आपने कराया कंसंट्रेटेड रिएक्शन लिए आप
बेंजीन रिंग, और इसका रिएक्शन करा दे कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के साथ, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, आपका नाइट्रेशन हो रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन, मतलब इसमें OC2O5 OC2H5 और यहाँ जुड़ जाएगा आपका क्या, नाइट्रो, एक बार यहाँ जुड़ जाएगा NO2 और एक बार नाइट्रो यहाँ जुड़ जाएगा, दो प्रोडक्ट इसके बन जाएंगे, यहाँ OC2H5 और NO2, एक बार आर्थो बनेगा, एक बार पैरा बनेगा। अगला क्या है, अगला है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। यहाँ आपको पता है कि एल्कीन में वाटर का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन, तो कौन सा रूप लगेगा, मार्कोनिक ऑफ, क्या लगेगा, मार्कोनिक ऑफ का रूल, मार्कोनिक ऑफ का रूल लगा दीजिए। मार्कोनिक ऑफ रूल लगाने पर क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैन बी अटैच्ड ऑन द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, किस हाइड्रोजन से जुड़ेगा, जिसे लेस नंबर होगा, क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ जुड़ जाएगा आपका OH और सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ एक H है, H लगा दीजिए, बन गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल। नेक्स्ट क्या है आपका, एल्डिहाइड लिए, इसका क्या करा रहे हैं, रिडक्शन, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिए हैं, तो जब सोडियम बोरोहाइड्राइड करते हैं रिडक्शन कराता है, तो एल्डिहाइड या एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्डिहाइड है तो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, जहाँ CHO है वहीं CH2 कर दो, तो हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ से जुड़ा है CH3 और फिर CH2OH, तो एल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन हो गया और बन गया एल्कोहल। लास्ट में थैलेमाइड स्ट्रक्चर, और उसमें क्या करना, RX साथ रिएक्शन करना, मतलब ये क्या है आपका, थैलेमाइड सेंसलेशन रिएक्शन है। थैलेमाइड भी आपने रिएक्शन पीछे बनाया था, थैलेमाइड बनाना है इसको, C डबल बॉन्ड ONH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ON, इसका रिएक्शन आपको कराना था RX के साथ। जब RX का रिएक्शन आप कराओगे तो पता है आपको, यहाँ से H, यहाँ से X निकल जाएगा, R जुड़ जाएगा और बनेगा एक्चुअल में आपका प्राइमरी एमीन, क्या बनेगा, RNH2। इस रिएक्शन को भी आप पीछे आप देखे हो, तो इससे क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन। नेक्स्ट है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको पता है फार्मूला, और जिसके लिए पाया गया कि इसकी अभिक्रिया की अर्धाई मतलब T हाफ इक्वल टू होता है 0.693/K, और K की वैल्यू आपको पुट कर दी है, यहाँ इसी में बस वैल्यू रख दीजिए, आपको ये पूरा फंक्शन पता हो जाएगा। तो यहाँ आप रख देंगे T हाफ की वैल्यू, K की वैल्यू, तो T हाफ निकल जाएगा। नेक्स्ट है किसी अभिक्रिया के 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.23 सेकेंड तथा 0.27 सेकेंड इनवर्स है। अब इसमें कह रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, EA मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, एंड A की वैल्यू की गणना कीजिए। तो हम लोगों को पता है कि फार्मूला इसके लिए क्या लगाएंगे, T1 T2 दिया हुआ है, मतलब हमारे पास फार्मूला क्या है, log K2/K1 इक्वल टू 2 पॉइंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.303/R ब्रैकेट में T2 माइनस T1/T1 इंटू T2, और ये पूरी वैल्यू लाख के साथ रहेगी, पूरी वैल्यू लाख के साथ 2. ठीक है, इस फार्मूले को आप लोग यूज कर लेंगे तो आपके पास ये जनरेट हो जाएगा। ये फार्मूला थोड़ा सा एक बार आप समझ लीजिए इसको, तो ये पूरा फार्मूला आपका बन रहा है, ये होगा आपका log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। इस फार्मूले को आप लोग लगा लेंगे तो यहाँ से आपको EA मिल जाएगा, और फिर आपको फार्मूला पता है कि K इक्वल टू AE की पावर माइनस EA/RT। इस फार्मूले को आप लगा लेंगे, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, K मिल जाएगा, A को कैलकुलेशन कर लोगे और यहाँ से किसका हो जाएगा, EA का।
तो इन दोनों फार्मूले का यूज आपको देखो T1 T2 दिया है आपको, R की वैल्यू आपको पता ही है, R की वैल्यू कितना रखना है 0.0814, 0.0814 R की वैल्यू यहाँ आपको पुट कर लेनी है। अगला है SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। SN1 और SN2 रिएक्शन, आपको पता है SN1 रिएक्शन कौन देते हैं, टर्शियरी हैलाइड, कौन से देते हैं, टर्शियरी हैलाइड। और SN2 रिएक्शन कौन देते हैं, प्राइमरी हैलाइड, कौन देते हैं, प्राइमरी हैलाइड। तो SN1 SN2 में क्या होता है, जब SN2 लोगे आप टर्शियरी हैलाइड लोगे, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 CH3 और यहाँ आपने लगाया क्लोरीन, तो पहले स्टेप में क्या होता है, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब आप जनरेट करेंगे कार्बोकैटायन CH3 उसके बाद पॉजिटिव का चार्ज, कार्बोकैटायन जनरेट किए। ये बहुत ही स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कोई न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसके ऊपर अटैक करेगा। तो मान लो इसी में हमने रिएक्शन करा दिया, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, बन जाएगा आपका टर्शियरी एल्कोहल, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 यहाँ भी CH3 और ये बन गया आपका OH। ये आपका बन गया क्या, SN1 रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट। SN2 में क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कि मतलब आपने लिया R, प्राइमरी हैलाइड है CH2 और Cl, तो होगा क्या यहाँ, और रिएक्शन करा दो OH के साथ, कोई न्यूक्लियोफाइल ले लो, तो न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो होगा क्या, यह रिएक्शन हो गया OH माइनस से। अब होगा क्या, जैसे जैसे Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, OH इधर क्या करेगा, अटैक होगा, इसके ऊपर जुड़ेगा धीरे धीरे, तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स RCH2 और यहाँ जुड़ रहा है OH और यहाँ है क्या Cl। बाद में क्या होगा, पूरा पूरा प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा क्या, एल्कोहल और RCH2OH, एल्कोहल बन गया। तो ये है SN2 रिएक्शन। तो SN1 आपका जो था प्राइमरी है, SN1 रिएक्शन देता है टर्शियरी हैलाइड, SN2 देता है आपका प्राइमरी हैलाइड। इसका ऑर्डर है सेकेंडरी, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। इसका क्या है, पहले मेथिल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। एक्सप्लेन ऑफ फॉलोइंग, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है आपको। करना है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, लवण सेतु का कार्य क्या है। तो आपको पता है कि साल्ट ब्रिज क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, कंप्लीट द सर्किट। जब तक साल्ट ब्रिज आप नहीं लगाओगे ना, गैल्वानिक सेल में करंट फ्लो नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, ए इलेक्ट्रोड को डिफ्यूजन से बचाता है, विसरण से बचाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंप्लीट करता है आपको, सर्किट को कंप्लीट करता है, डिफ्यूजन से इलेक्ट्रोड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तीसरा है फैराडे रूल, आपको फैराडे पता है, फैराडे की वैल्यू क्या होती है, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जितना आप वेट यूज करेंगे, मतलब जितना सब्सटेंस यूज करेंगे उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q होता है चार्ज। इसको प्रोपोर्शनलिटी W इक्वल टू, अब यहाँ रखो Z Q, तो Q इक्वल टू को पता है, Q इक्वल टू आई होता है W इक्वल टू ZIT, फैराडे का फर्स्ट लॉ लवण से। तीसरा है संक्षारण, क्रोजन। क्रोजन क्या है, व्हेन एनिमेटल रिएक्ट विद द मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस दे आर फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यहाँ क्या होता है, जैसे मान लो आयरन है आपके पास, आयरन बाहर है तो उसका क्या होता है, क्रोजन होता है। तो आयरन क्या करता है, एक ऑक्साइड फॉर्म करता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है आपका रस्टिंग का फार्मूला है, इनटू NH2O, H2O लिखो चाहे NH2O लिखो, एक इसका फार्मूला है रस्टिंग का। तो इसी के कारण क्या होता है, क्रोजन होने लगता है। क्रोजन किसके फॉर्म में होता है, फेरिक ऑक्साइड। अगला है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमको क्या करना है, एक सीरीज में लगा देना है, और उसी को हम लोग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसी एलिमेंट के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ई नाट को निकाल के एक सीरीज बना देनी है, उसी क्या होते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आपको पता ही है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी होता है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सब जुड़ के क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। करें पेप्टाइड बांड। पेप्टाइड बांड मतलब क्या होता है, एमाइड बांड, C डबल बांड O NH2,
एमाइड बांड को ही, क्योंकि जब मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तो एमाइड बांड के थ्रू जुड़ते हैं, और एमाइड बांड को ही क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बांड। दूसरा क्या है, प्राथमिक संरचना। इसकी क्या होना है, प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना क्या होती है इसकी, रिजु रेखी होती है। कैसी है, रिजु रेखी होती है। अगला करें विकृतीकरण, मतलब डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो या पीएच को इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर को या पीएच को इंक्रीज करोगे तो प्रोटीन की 3 स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। होता तो क्वाटरनरी भी है, लेकिन क्या होता है कि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। किसके कारण, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट में या पीएच के इंक्रीमेंट में, या आपने पीएच को इंक्रीज कर दिया तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो क्या होता है, प्रोटीन का होता है डीनेचुरेशन, विकृतीकरण। प्रोटीन की क्या हो जाती है, विकृतीकरण। कौन, अब आपसे पूछा था कि विकृतीकरण में कौन सी संरचना रिटेन होती है, इंटैक्ट रहती है, तो कौन सी संरचना इंटैक्ट रहती है, प्रोटीन की प्राथमिक। कौन सी ब्रेक होती है, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ए नेम रिएक्शन है, इन 16 नेम रिएक्शन में आप लोग इन सबको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इन रिएक्शन को पढ़ने से आपके मान के लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो क्लियर ही हो जाएंगे। अब इन क्वेश्चन को आप अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, पूरे नेम रिएक्शन है, सैंडमेयर, स्वार्ज, फ्रिंकलस्टीन, फ्रैंकलैंड, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, कोल्बे, रेमर-टाइमन, विलियमसन, एल्डोल, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, स्टीफेंस, एचबीडी, हेल, ब्लाड, जेलेस्की रिएक्शन, परकीन, क्लेमेंसन और उल्फ किस्नर। ठीक है, ये सारे आपके जो है नेम रिएक्शन है, और ये जहां तक उम्मीद है किसी से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।